ट्रंप इंडिया के पीछे हाथ पैर धो के पड़ चुका है और इंडिया की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आपको इस समय पे काफी एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए और हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनना मुश्किल हो जाए। ये सेम चीज यूएसए ने जापान के साथ करी थी जब जापान काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। उसके बाद उसकी स्टॉक मार्केट काफी लंबे समय तक रिकवर नहीं कर पाई। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप ये सोचते हो कि भाई स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, सो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी कंट्री को खराब करती है, इस चीज को मैं आज आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो जैसे ट्रम्प ने 50% का टैरिफ इंपोज किया, वैसे ही काफी बड़े बड़े जो ऑर्डर्स थे इंडिया को वो कैंसिल होने लग गए। जैसे अमेजॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, टारगेट, गैप, इन सब ने अपने ऑर्डर्स को सस्पेंड कर दिया है और काफी सारे ऐसे भी ऑर्डर हैं जो कि होल्ड पे जा चुके हैं। अब इस तरीके से समझो, जो एक इंडियन कंपनी है उसने मैन्युफैक्चर करके काफी सारे कपड़े रखे हुए, लेकिन फिर क्या होता है, जो इंपोर्ट करने वाला देश है वो मना कर देता है कि अब हमें आपके कपड़े नहीं चाहिए। तो बिजनेस को कितना बड़ा लॉस होने वाला है। और इसी तरीके का एक बिजनेस है गोकुलदास एक्सपोर्ट। इसके अंदर मैंने खुद पोजीशन बनाई थी, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर मैंने एग्जिट किया बाय गॉड ग्रेस, और लक भी आप इसको मान सकते। लेकिन हाँ, मैं क्रेडिट थोड़ा एनालिसिस को भी दे सकता हूं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यूएस ने इंडियन मार्केट पे कितना मेजर हमला करा हुआ है। अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल, उसको एग्जेम्प्ट करा हुआ है, उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है भाई फार्मास्यूटिकल में उसको इंडिया की जरूरत है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर उसके पास काफी सारे रिप्लेसमेंट है। अगर आप इन्हीं बिजनेसेस को देखोगे, ये अपने इंपोर्ट या तो वियतनाम से करेंगे या बांग्लादेश से करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सस्ते हैं। आप इस तरीके से समझो, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर 9% के आसपास का टैरिफ लगता था, और इस टैरिफ लगाने के बाद अब 60% का टैरिफ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लग चुका है। मतलब जो चीज पहले अगर आप 100 रुपए में यहां से भेजते थे यूएस, तो 109 रुपए की पड़ती थी, अब वो 160 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि 60% का टैरिफ है। और वहीं पे जो वियतनाम है, बांग्लादेश है, हमसे सस्ते हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी महंगी चीज नहीं खरीदना चाहती। इवन जो इंडिया है अब एक रिलायबल पार्टनर भी नहीं बन रहा, क्योंकि जो ट्रंप है उसकी नजरें हैं, और क्या पता ये 50% का टैरिफ 70% तक ये लोग धीरे धीरे करके पहुंचा दे। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर करीब करीब 50 लाख लोगों को रोजगार देती है, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो शायद ऑन पेपर नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर काफी सारी टेक्सटाइल कंपनीज जो होंगी हमारी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं, वो बंद होते हुए दिखेंगी। तो इस सिचुएशन में इंडिया पे एक मेजर हैम्पर पड़ेगा। क्या यूएस पे कोई इसका मेजर असर नहीं है? बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन आप ये समझो कि वो अपनी इंपोर्ट बदल सकते हैं, हम अपना एक्सपोर्ट इस समय पे नहीं बदल सकते। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के अंदर भी इश्यू होगा। क्या ये चीज सिर्फ इंडिया के साथ हुई है, किसी और के साथ नहीं? नहीं, यूएस एक बहुत चालू देश है। जब भी उसे लगता है ना कि कोई देश ग्रो कर रहा है और उसको सरपास कर सकता है, मतलब यूएस को सरपास कर सकता है, वो उसको हमेशा डुबाने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको जापान का। तो जो जापान की कंपनी थी 1950 से 1980 के बीच में काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी यूएस के बाद। और यूएस को लग रहा था कि जो जापान है वो कुछ टाइम में यूएस को भी सरपास कर सकता है, क्योंकि काफी तगड़े तरीके से वो कार बेचते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते थे, स्टील बेचते थे, और जो जीडीपी ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी। लेकिन उसी समय पर यूएस प्रेशर करता है जापान को कि भाई प्लाजा अकॉर्ड को आप साइन करो। अब इसके अंदर क्या होता है आप ये समझो, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके मिलकर के प्लाजा अकॉर्ड को साइन करते हैं। इसके अंदर डी वैल्यू किया जाता है यूएस डॉलर को, मतलब यूएस डॉलर की जो वैल्यू है उसको गिराई जाती है, और अप्रिशिएट किया जाता है जापानीज येन को। तो इससे क्या होता है, जो यूएस के एक्सपोर्ट हैं वो सस्ते हो जाएं जापान के अंदर, ताकि जापानीज लोग ज्यादा इंपोर्ट करें यूएस से, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, जो येन होता है वो डबल हो जाता है 3 साल के अंदर, और जो जापानीज एक्सपोर्ट होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं बाहर की दुनिया के अंदर। तो इसी वजह से जो जापान का एक्सपोर्ट है वो स्लो ग्रोथ में चला जाता है और इवन बॉटम आउट होने लगता है। और इससे क्या होता है, जो जापानीज सेंट्रल बैंक है वो रेट कट करते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, जो कि फ्यूल करता है एसेट बबल के अंदर। मतलब आप डॉलर कमा नहीं पा रहे, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपकी जो गवर्नमेंट है वो रेट कट करती है, जिससे आप इन्फ्लेटेड हो जाते हो, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप इन्फ्लेशन मैनेज नहीं कर पाते, और ये सारा ब्लंडर बना देता है एक इकोनॉमी को। और जो स्टॉक मार्केट है उसका करीब करीब 20 साल कोई भी रिटर्न नहीं बनाती है। और सेम चीज अगर आप देखोगे, जो यूएस है वो इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स इस समय पे कट हो रहे हैं,
जिससे हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। हमारे इंटरेस्ट रेट अगर कट हुए फर्दर और हमने एक्सपोर्ट अपने नहीं मैनेज करे और नहीं बढ़ाए तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं बबल होना इकोनॉमी के अंदर। और अगर हमारा जो आईएनआर है वो थोड़ा बहुत भी अप्रिशिएट करता है तो हम काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे अलग है, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम यूएस पे डिपेंडेंट थे, अब हम अलग अलग देश को देख रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। अगर आप देखोगे, मैं काफी बार कहता हूं इसमें इंडियन गवर्नमेंट की फेलियर है। क्या फेल नहीं हुआ, या फिर ये बोलते ही लोग ऑफेंड क्यों जाते हैं? क्या हमने कोशिश नहीं की? नहीं, हमने कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेक इन इंडिया था वो फेल रहा। दूसरी चीज, हम हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहे यूएस की साइड। तीसरी चीज, हमने कभी एक्सपोर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया कि हम अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर पाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि हम एक तरीके से फेल हो चुके हैं। आप चाइना को देखो, यूएस ने चाइना के ऊपर 150% तक का टैरिफ लगाने की कोशिश करी, लेकिन चाइना इतना ऑलरेडी डेवलप हो चुका है कि उसने बोला यूएस को, भाई किसी भी एंगल में आकर के लड़ सकते हो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय पे जहां इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, चाइना का अभी तक यूएस नाम तक नहीं ले रहा, उससे घबरा रहा है। इसका मतलब ये है हम कोई भी ऐसी मेजर चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे यूएस को जिससे यूएस को खतरा हो, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल और आईटी। लेकिन फार्मास्यूटिकल और आईटी भी वो अपने हिसाब से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया को देखोगे तो हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहां पे अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस समय पे हमारा साथ नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे। दूसरी चीज, अगर एज अ इंडियन हमने अपनी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया तो हम डेफिनेटली फंस जाएंगे। जो जापान था वो इस सिचुएशन से कैसे बचा रहा, आप ये समझो। जापान ने बोला कि भाई तुम तो मुझे एक्सपोर्ट करोगे, लेकिन जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग चीज है हम वही चीज कंज्यूम करेंगे, जिस वजह से जापान की इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ। लेकिन जो एक्सपोर्ट थे वो पूरी तरीके से फेल होते चले गए जापान के अंदर, जिस वजह से जापान आज तक भी एग्जिस्ट कर पा रहा है। अदरवाइज जापान की इकोनॉमी में और भी ज्यादा बुरे हाल हो जाते। और जापान आज अगर आप देखोगे कहां है, टॉप 3 टॉप 5 के अंदर इकोनॉमी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस के वजह से यहां पे ये गिरावट हुई थी। सेकंड चीज जो मैं एज एन इंडियन बता सकता हूं, जो वेस्ट है हम उसे सुपीरियर समझते हैं अपने से ऊपर। मतलब अच्छा इनका कोई प्रोडक्ट है, अरे भाई ये जरूर हमें लेना है, ये भाई बेस्ट क्वालिटी का होगा। हम अपने नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर ये टैरिफ लगा रहता है, हटता नहीं है, तो आप ये समझो इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी, क्योंकि हम फिर से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे वेस्ट के साथ। हम सारा पैसा उन्हें दे देंगे और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। जो चीज हमारी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बचाएं, लेकिन अगर एज अ कंज्यूमर हम गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ये समझो हम अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं और खुद उसमें जाकर डूब जाएंगे। ये सिचुएशन गवर्नमेंट को स्ट्रांग तरीके से खड़े होने की है। और इस सिचुएशन में एज एन इंडियन हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ, हमारे अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का साथ देना जरूरी है। क्योंकि अगर अभी भी हम इंडिया पे भरोसा नहीं करेंगे, वेस्ट की साइड भागेंगे, तो आप भूल जाओ कुछ होने वाला है। अब बात करें अगर हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से, तो क्या हो सकता है? देखो, अगर ये टैरिफ नहीं हटता, मोस्ट प्रॉब्ली हट जाना चाहिए, मैं काफी ज्यादा श्योर हूं, बट वर्स्ट के सिचुएशन के अंदर अगर ये टैरिफ नहीं हटता तो हमें और ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा कि हम कहां एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। रीबैलेंस का मतलब ये है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो कि इंडिया को फर्क पड़ता है। जैसे बैंक्स, यहाँ पे मेनली इंडियंस ही हैं, ठीक है, इंडिया ही इन्वेस्ट करता है, इंडिया ही कमाता है, उससे इंडिया में ही सारे बैंक चलते हैं, तो यहाँ काफी अच्छा होगा। जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हाउसिंग कंपनीज, लेकिन हाउसिंग कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है, ये जो टेक्सटाइल का पंगा आया, इससे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही ज्यादातर जॉब्स जाएंगी। तो उससे क्या हुआ, क्या वो रीपे कर पाएंगे? तो अपनी हाउसिंग कंपनी या बैंक्स के ऊपर देखो कितने डिफॉल्ट आ रहे हैं, मतलब कितने एनपीए बढ़ रहे हैं। अगर एनपीए बढ़ रहा है, उस कंपनी को छोड़ करके भागो। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के अंदर हो इस समय पे इन्वेस्ट करते हुए, तो आज वो कितना पैसा कमा रहा है इस पे बेट मत करो। इसलिए मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में अगर आप डायनेमिक नहीं हो, अगर आप सोच नहीं पाते, तो भाई पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं गोकुल दास एक्सपोर्ट का, बहुत बढ़िया कंपनी, छोटी कंपनी, ग्रो काफी तेजी से कर रही है, काफी अच्छा पर्सपेक्टिव दिख रहा है, बट वो कंपनी 40% यूएस को एक्सपोर्ट करती है और 40% रेवेन्यू हैम्पर होगा उनका। तो इस समय पे क्या था, अगर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा होता तो अभी मैं फंसा होता और अभी मैं बहुत बड़े लॉस में जा सकता था। बट बाय चांस, बाय गॉड ग्रेस, बाय लक, बाय एनालिसिस, जो कहना चाहो इससे आप वो कह सकते हो, लेकिन बाय चांस मैं इस चीज से बच गया। बाय चांस मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर एग्जिट किया। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, इकोनॉमी कैसे काम कर रही है इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर कोई भी बोल दे आपको इस समय पे कि भाई लॉन्ग टर्म में चीजें बनेंगी, हमेशा पूछो जापान में लॉन्ग टर्म में चीजें क्यों नहीं बनी। ये जो चीज हमारे साथ आज हो रही है, 1985 के अंदर जापान के साथ भी तो हुआ था।
क्या उन्हें नहीं पता? जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस समय पे, यूएस को बीट कर देती, लेकिन यूएस ने फिर उसे मार करके नीचे गिरा दिया। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो भाई ध्यान रखो, गौर रखो, क्योंकि अगर इस समय पे चीज़ें सही नहीं होती तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इवन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि एक गलत नेता दुनिया को खराब कर सकता है, और यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए क्योंकि वो ग्लोबल करेंसी है। उसका नेता हमारे पीछे पड़ चुका है, हमें गिराना चाहता है, और वो चाहता है कि हम सरवाइव करें लेकिन कभी उससे आगे ना निकल पाएं। और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो उसी का नतीजा है। कितना सही है कितना गलत है ये टाइम के साथ हमें पता चलेगा। कॉशियस अप्रोच अपनाओ। मैं हमेशा बुलिश रहता हूं मार्केट की साइड। मैं खुद कहता हूं कि भाई बुल रन आएगा, बुल रन आएगा, लेकिन ये जो सिचुएशन ट्रंप ने हमारे सामने खड़ी कर दी है, इससे बुल रन नहीं हो सकता है, बेयर मार्केट भी आ जाए। लोग कहेंगे यार पहले तो 5 दिन पहले तक या 1 महीने पहले तक आप कहते थे बुल रन आएगा। भाई आज ट्रंप 50% लगा ला, कल को 70% लगा दे। मोदी जी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 70% टैरिफ लगाने वाला है, वरना मोदी जी अगर ये प्रेडिक्ट कर पाते तो ट्रंप के नाम की पूजा पाठ इंडिया में हो नहीं रहा होता। ट्रंप जो लास्ट टेन्योर में आया था उसने इंडिया के फेवर में काम किया था, इस टेन्योर में ट्रंप इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। सो अगर आप ये कह रहे हो कि भाई 4 दिन पहले या महीने तक पहले तक बुल रन की बात हो रही थी, आज क्यों ये कॉशियस अप्रोच है? क्योंकि 4 दिन पहले तक जो ट्रंप था हमें लगता था कि ट्रंप के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं ला पाई, वो ट्रेड डील नहीं हुई। हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं यूएस के सामने कि हम उसको डोमिनेट कर पाए जैसे चाइना ने उसको डोमिनेट किया था। तो भाई स्टॉक मार्केट डायनेमिक होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर भी। और अगर आपको इसके एग्जांपल चाहिए तो दुनिया में आंख खोल करके देखो। और मैंने एक वीडियो भी बनाई एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि भाई आधे लोग आज भी आंख बंद करके क्यों जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट प्लीज अगर सच नहीं सुन सकते ना गवर्नमेंट के बारे में, अपने बारे में, तो वीडियो मत देखना। मैं चाहता नहीं कि ऐसे लोग उस चैनल के ऊपर जाए जो आंख बंद करके जीना ज्यादा पसंद करते हैं। वो चैनल मैंने बनाए इसके लिए ताकि लोग जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनका दिमाग खुला हुआ है, जो एक्चुअली ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जी रहे हैं, वो जाएं उस चैनल पे, वो सीखें उस चैनल पे, क्योंकि उस चैनल पे ऐसी बात होगी जो मैं फिल्टर के साथ यहाँ नहीं बोल सकता। वहाँ मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं वहाँ पे अनफिल्टर्ड बनाई हैं मैंने, जो मैं रियल में फील करता हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है। यहाँ तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें फिल्टर्ड हो जाती है, बिकॉज ज़्यादातर लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं करते। कई बार कहते हैं यार तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते। मैं अगर हर वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ बोलना शुरू कर दूँ, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा डरो मत, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा डरो मत, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा डरो मत। 100 के सब्सक्राइबर मैं विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर अचीव कर सकता हूँ। बट मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई जितना आता है, जो आता है, जितना सच मुझे पता है वो सब मैं आपके सामने परोस दूं। और शायद उसका आप ये मान लो एक बैकड्रॉप है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मिथ हमेशा आपके सामने बस्ट करता रहता हूँ जिस वजह से लोग सपोर्ट नहीं करते, एंड इट्स फाइन। जब मैंने शुरू किया था मैंने सोचा था एक इंसान को भी बेनिफिट होगा तो मेरे लिए अच्छा है, और काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। लास्ट के 2 4 5 वीडियोस उठा के देख लो, लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो अगेन डरने की दिक्कत नहीं है, बट कॉशियस रहना ज़रूरी है। कॉशियस नहीं रहोगे आप मेरे भाई तो स्टॉक मार्केट मतलब इंडिया कोई अलग नहीं है। अगर बड़े देश चाहें तो हमें दबा सकते हैं, और ये नॉर्मल है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं ज़रूर, लेकिन पर कैपिटा इनकम आज भी हमारी बहुत पीछे है। तो ये चीज़ आप समझो, एज एन इंडियन आपको ये समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।